आज हम बात करेंगे वर्कमैन कंपेंसेशन एक्ट 1923। हमने इस वीडियो को टाइटल दिया है एन ओवरव्यू ऑफ वर्कमैन कंपेंसेशन एक्ट 1923। यह एक महत्वपूर्ण एक्ट है, लेकिन इसकी जानकारी बहुत कम हमारे एचआर के साथियों को या आईआर के टीम मेंबर्स को या एम्प्लॉयज को बहुत कम लगती है, क्योंकि यह क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट क्या है, यह कहाँ लागू होता है, या जहां ESIC एक्ट लागू है वहां भी यह लागू होता है। तो इससे लगता है कि लोगों को इसकी जानकारी अभी उस लेवल की नहीं है, उस स्तर की नहीं है जिस स्तर की जानकारी होनी चाहिए, जिससे हमारे कर्मकार साथियों का वेलफेयर या भलाई हो सके। और यह एक्ट आज का नहीं है, यह कर्मकार से संबंधित सबसे पुराने एक्टों में से एक है। इस एक्ट का जन्म 1884 में हुआ था। अब आप सोच सकते हैं कि 1884 को कितना समय बीत गया और इस एक्ट की जानकारी आज तक इतनी है, तो लोग इस एक्ट के प्रति कितने सीरियस हैं या कितने इसके प्रति गंभीरता से इसकी जानकारी रखने की कोशिश करते हैं। आज जो वर्तमान में इस एक्ट का प्रारूप लागू है वह 1923 से चला आ रहा है। उसमें कोई बहुत बदलाव नहीं आए हैं, केवल इतना बदलाव जरूर आया है कि जब हम आजाद हुए तो हमने अपना एक नया एक्ट, जिसको ESIC कहते हैं, एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन एक्ट, लागू कर दिया, जिससे एम्प्लॉय को बहुत सारे बेनिफिट होने लगे। इस एक्ट में तो कुछ लिमिटेड बेनिफिट हैं, लेकिन उससे और बहुत सारे बेनिफिट हैं। उसमें एम्प्लॉय का भी वेलफेयर है, एम्प्लॉय की फैमिली का भी वेलफेयर है, उसमें सिकनेस का भी है, फैमिली सिकनेस का भी है, और इसमें केवल कंपनसेशन की बात कही गई है। तो यह एक्ट उसके मुकाबले में छोटा है, लेकिन बहुत पुराना है और बहुत गंभीर है, क्योंकि ESI की सुविधा अभी भी भारत के जो ऑर्गेनाइज सेक्टर के वर्कर हैं उनको लगभग 35 से 40% को मिलती है। जो ऑर्गेनाइज सेक्टर के वर्कर हैं लगभग 60 से 65% एम्प्लॉय को आज भी ESIC की सुविधा नहीं मिलती है। आइए अब इस एक्ट को समझते हैं, इसकी गंभीरता को आपको समझाते हैं। सबसे पहले यह एक्ट 1923 में बना और इसका उद्देश्य था कि जो हमारे साथ एम्प्लॉय काम करते हैं, जो वर्कर काम करते हैं, यदि उनका एक्सीडेंट हो जाए तो उनको कैसे, एम्प्लॉयमेंट के टाइम में यदि एक्सीडेंट हो जाए तो उनको कैसे उसकी क्षतिपूर्ति की जाए। इसीलिए इसका नाम भी हिंदी में क्षतिपूर्ति अधिनियम है, कर्मकार क्षतिपूर्ति अधिनियम। तो जो उसको नुकसान होता है उसकी क्षतिपूर्ति करता है। ये वेलफेयर में आता जरूर है, लेकिन वास्तव में यह क्षतिपूर्ति का एक्ट है। और यह एक्ट एक कर्मकार को यह अधिकार देता है कि वह जब डिसेबिलिटी उसे हो जाए या उसकी डेथ हो जाए तो उसके परिवार को उसके कुछ सुविधा के लिए, ताकि उनकी आर्थिक मदद को उनको मिले, या कंपनी में एक्सीडेंट करते वक्त वह परमानेंट या पार्शली डिसेबल हो जाए तो उस पीरियड के लिए कुछ सुविधा मिले। तो इस एक्ट का यह उद्देश्य रहा था। और जो इसका स्कोप ऑफ द एक्ट है, यह कहाँ कितना लागू होता है, यह एक्ट उन कर्मकारों पर लागू होता है जो इंडस्ट्री में काम करते हैं, जो इस एक्ट में स्पेसिफाइड की गई है। सभी इंडस्ट्री पर नहीं है और सभी शॉप्स एंड कॉमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट पर नहीं है। दिस एक्ट अफोर्ड प्रोटेक्शन टू द वर्कमैन फ्रॉम द लॉसेज ऑफ इंजरी। जो आदमी को या घटना या दुर्घटना काम के करते वक्त या काम के स्थल पर हो जाती है, केवल यह उनकी ही क्षतिपूर्ति करता है, या जो इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट हो जाती हैं उनकी क्षतिपूर्ति करता है। उससे अतिरिक्त की यह क्षतिपूर्ति नहीं करता। इसीलिए ESIC का जन्म हुआ। तो इस एक्ट में मोटे तौर पर 4 बेनिफिट या क्षतिपूर्ति के 4 प्रावधान है। नंबर 1, डेथ किसी कर्मकार की कार्य करते समय कार्यस्थल पर या कार्यस्थल पर घटना होने या दुर्घटना होने के बाद में डेथ हो जाए, एक तो उस केस में मिलेगी। दूसरी, परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट हो,
परमानेंट पार्शियल डिसेबलमेंट हो या टेम्परेरी डिसेबलमेंट हो, आदमी को एक्सीडेंट हो गया, चोट लग गई, 6 महीने तक वह काम नहीं कर पाया, तो उस पीरियड में यह सुविधा देता है। तो यह 4 इसमें क्षतिपूर्ति के मोटे प्रावधान हैं। अब हम बात करते हैं कि इसकी एप्लीकेबिलिटी क्या है। यह एक्ट आज संपूर्ण भारत में लागू है, लेकिन उन एरियाज को छोड़कर जहां ESIC जो एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट है वह लागू है, यह वह लागू नहीं होती, या उन कारखानों पर लागू नहीं होती। ऐसे बहुत सारे एरिया है जो ESIC में नोटिफाई है, और ऐसे बहुत सारी इंडस्ट्री है जो आज भी ESIC में नोटिफाई नहीं है, जैसे शुगर इंडस्ट्री, क्योंकि वो सीजनल होने के कारण उसको आज तक नोटिफाई नहीं किया, जबकि शुगर इंडस्ट्री भारत की सबसे पुरानी इंडस्ट्रियों में से एक है। तो ऐसे इसके बहुत सारे उदाहरण मिलेंगे। ऐसे बहुत से एरिया हैं जो, क्योंकि ESIC ना तो हॉस्पिटल बना पाई है, ना उतने डॉक्टर्स अपॉइंट कर पाई है, ना रूरल एरियाज तक अपनी पहुंच बना पाई है, या जो छोटे कस्बे हैं वहां तक अपनी पहुंच नहीं बना पाई है, तो वहां सब यह लागू होता है। नेक्स्ट बात करते हैं एम्प्लॉयर्स की। इस एक्ट के तहत जो लायबिलिटी है वो कंपेंसेशन के लिए, क्षतिपूर्ति के लिए क्या लायबिलिटी है। तो यह एक्ट जब किसी एम्प्लॉय की डेथ हो जाए या उसको चोट लग जाए, घटना या दुर्घटना के कारण चोट लग जाए, और उसको वह काफी दिनों तक टेम्परेरी या परमानेंट डिसेबलमेंट के कारण उसको काम करने में असमर्थता हो जाए, तो यह उन दिनों की यदि 4 कंडीशन नीचे वाली पूरी करता है तो क्षतिपूर्ति करता है। अब कंडीशन क्या क्या है। नंबर 1, द कैजुअल कनेक्शन बिटवीन द इंजरी एंड एक्सीडेंट। पर्सनल इंजरी इज कॉज्ड टू वर्कमैन व्हाइल ऑन वर्क। मोटा मोटा सिद्धांत है यह कि आदमी को व्यक्तिगत रूप से दुर्घटना में चोट लगनी चाहिए जब वह काम कर रहा हो, एक कंडीशन। दूसरी कंडीशन है द इंजरी एंड एक्सीडेंट कॉज ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, या तो काम कर रहा हो या इन ड्यू कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में रहा हो। दूसरी कंडीशन यह है। तीसरी कंडीशन क्या है जब यह लागू होता है, द प्रोबेबिलिटी टेनेबल टू रीजन दैट वर्क कंट्रीब्यूट टू द कॉजिंग ऑफ पर्सनल इंजरी। तो यह बात भी जरूरी है कि वह काम उस तरह की इंजरी को करने के लिए नजर आता हो, टीनेबल हो, जो उसकी प्रोबेबिलिटी है वो टीनेबल हो। नंबर 4 है एप्लीकेंट प्रूव दैट इट वाज द वर्क, वह काम कर रहा था या इन ड्यू कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में था जिसके कारण उसको चोट लगी और जिससे उसे इंजरी हुई, दुर्घटना हुई। तो ये 4 चीजें यदि प्रूव हो जाती हैं तो वह वर्कमैन कंपेंसेशन एक्ट में 4 कंपेंसेशन का अधिकारी बन जाता है। अब अगली बात करते हैं कि एम्प्लॉयर्स नॉन लायबिलिटी फॉर पेमेंट ऑफ कंपेंसेशन, कि कहां एम्प्लॉयर की लायबिलिटी नहीं बनती। यह भी बहुत समझने का इंपॉर्टेंट इशू है कि इस एम्प्लॉयर्स कंपेंसेशन एक्ट में बहुत मुकदमे लगे हैं। आज प्रोग्रेसिव एम्प्लॉयर हो गए हैं, ESI बहुत आ गई है, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज घट गया है, ऑटोमाइजेशन बहुत हो गया है, अवेयरनेस बहुत हो गई है, सेफ्टी के रूल्स एंड रेगुलेशंस बहुत गए हैं, तो अब एक्सीडेंट की रेट कम हो गई है। पहले एक्सीडेंट या पर्सनल इंजरीज बहुत होती थी। अब किन चीजों में नहीं कर सकते। नंबर 1, इफ द इंजरी डज नॉट एंड द एंटायर और पार्शियल डिसेबलमेंट, यदि चोट लगने पर कोई डिसेबलमेंट नहीं हुआ ऑफ द एम्प्लॉयज पीरियड ऑफ एक्सीडेंट 3 डेज, यदि 3 दिन से कम के लिए ये आदमी रहता है तो उसको कोई कंपनसेशन नहीं मिलता। अर्थात सीधा सीधा मतलब हुआ इस घटना या दुर्घटना में उसको परमानेंट या पार्शियल डिसेबिलिटी 3 दिन से अधिक की होनी आवश्यक है। दूसरी कंडीशन है इसकी, इफ द इंजरी नॉट लीडिंग इन डेथ, यदि ना तो डेथ हुई है एम्प्लॉय की ना उसको परमानेंट डिसेबलमेंट हुआ है, इट इज कॉल्ड एन एक्सीडेंट विच डायरेक्टली एट्रीब्यूट टू। अब वो क्या क्या कंडीशन है। नंबर 1, द एम्प्लॉय हैविंग एट द टाइम ऑफ एक्सीडेंट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ड्रंक और ड्रग्स, यदि कोई आदमी ड्रंकिंग स्टेज में शराब पी करके या और किसी नशे में
या कोई ऐसी दवा लेकर काम कर रहा है तो वह वर्कमैन कंपनसेशन के एक्ट के तहत कोई क्षतिपूर्ति का मुआवजा पाने का अधिकारी नहीं होता। नंबर 1। नंबर 2, द विलफुल डिसऑर्डिनेंस, डिसओबीडियंस यदि करता है, विलफुल जानबूझ करके बार बार वह सेफ्टी के नियमों का या प्रोसेस के नियमों का उल्लंघन करता है या उन नियमों को, उन उपनियमों को बार बार तोड़ता है जिनसे उसका रिस्क बढ़ जाता है और उससे इंसिडेंट और एक्सीडेंट हो जाता है, तो यदि एम्प्लॉय इन चीजों का उल्लंघन करता है जो सेफ्टी के रूल्स एंड रेगुलेशंस है, तो भी वह वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट के तहत क्षतिपूर्ति के लिए मुआवजा नहीं पा सकता। नंबर 3, द विलफुल रिमूवल और डिसरिगार्ड बाय द एम्प्लॉय ऑफ सेफ्टी गार्ड्स, यदि किसी मशीन पर सेफ्टी गार्ड लगे हैं या कोई अर्थिंग के सिस्टम्स हैं वो उन्होंने हटा दिए हैं, अर्थात वही बात है जो सेफ्टी के रूल्स हैं उनको फॉलो नहीं करता, या ऐसे डिवाइस हैं जिनको चलाने के लिए पहले कुछ गार्ड्स या उन पर सेफ्टी प्रोटेक्शन लागू किया जाना आवश्यक है, वह उनको नहीं करता, उनको हटा देता है, तो वह एम्प्लॉय भी सेफ्टी के वायलेशन के तहत क्षतिपूर्ति मुआवजा पाने का अधिकारी नहीं होता। तो इन 2 कंडीशंस में क्षतिपूर्ति यदि ये प्रूव हो जाती है तो नहीं मिलती है। पास्ट में बहुत सारे मुकदमे इन्हीं चीजों को लेकर लड़े, एम्प्लॉय कह रहा है कि मैंने उल्लंघन नहीं किया जो वर्कमैन है, और एम्प्लॉयर कह रहा है कि इन्होंने किया, तो बाद में कुछ लोग जीते कुछ लोग नहीं जीते, लेकिन उल्लंघन यदि करता है तो वह क्षतिपूर्ति पाने का अधिकारी न्यायालय के द्वारा भी नहीं होता है। अब हम बात करते हैं कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंसी। जब मुकदमा चलता है तो दोनों मना करते हैं, तो कुछ गलती एम्प्लॉयर की आती है, कुछ गलती एम्प्लॉय की आती है, ऐसे केसेस बहुत होते हैं। तो उस कंट्रीब्यूटरी में तो संयुक्त रूप से नेग्लिजेंस, लापरवाही। अब क्या है उसको जानिएगा। एम्प्लॉय ओ ए ड्यूटी टू देयर एम्प्लॉयर्स टू कैरी आउट देयर वर्क विद रीजनेबल केयर, काम करते वक्त उसे रीजनेबल केयर करना जरूरी है, so as to avoid accident and injury, ताकि वह एक्सीडेंट को और चोट को बचा सके। तो एक तो यह करना जरूरी है, लेकिन एम्प्लॉयर्स आर vicariously liable for negligence of their employees but are entitled to claim contribution or indemnity from their negligent employee in appropriate circumstances। तो जहां एम्प्लॉयर्स की लाइबिलिटी बनती है और वह उसको पूरा नहीं करता है, तो यदि आप फैक्ट्री एक्ट का सेक्टर 7 पढ़ेंगे, फैक्ट्री एक्ट में सेक्शन 7 और 7A इस बात को बहुत स्पष्टतः लिखता है कि ऑक्युपायर की जिम्मेवारी या ऑक्युपायर की नेग्लिजेंसी कहां कहां किन किन चीजों में होती है, वह आपको पूर्ण आभास कराएगी। जैसे किसी काम को करने से पहले उसकी ट्रेनिंग दी जाना, उसके सेफ्टी के बारे में सेफ्टी रूल्स का डिस्प्ले होना, केमिकल है तो केमिकल प्रोसेस की उसके बारे में सारे सेफ्टी के सिस्टम्स, जो सेफ्टी की कम्युनिकेशन है वो पूरा होना। तो यह चीजें सेफ्टी के रूल्स में इंडक्शन के टाइम में, एम्प्लॉय के ओरिएंटेशन के टाइम में पूरा समझाया जाना और पूरा एंश्योर करना एम्प्लॉयर्स की लायबिलिटी में आता है। यदि उतना करने के बाद भी कोई एम्प्लॉय गलती करता है तो एम्प्लॉयर की नेग्लिजेंसी नहीं मानी जाती है, और यदि एम्प्लॉयर ये सब नहीं करता है तो नेग्लिजेंसी मानी जाती है। नंबर 2, जो गार्ड लगाए हैं, यदि गार्ड प्रोवाइड नहीं करता है या अर्थिंग पुरानी हो गई है तो इलेक्ट्रिसिटी शॉक लग जाते हैं, या जो बिल्डिंग पुरानी हो गई है उनकी रूफ्स को ठीक से मेंटेन नहीं किया, जो स्ट्रक्चर्स पुराने हो गए हैं, जो रस्टेड हो गए हैं, रुइंड हो गए हैं, उनको टाइम से रिप्लेस नहीं किया, या जो केमिकल की प्रोसेसेस है उनके बारे में जानकारी उसके आसपास या उन रास्तों पर चस्पा नहीं की गई, तो यह एक बड़ा एरिया है। तो वह उन सब चीजों में कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस की बात आती है।
सो इफ देयर इज ए नेग्लिजेंसी ऑन द पार्ट ऑफ बोथ, जहां दोनों की गलती होती है वहां यह कंट्रीब्यूटरी संयुक्त लापरवाही मानी जाती है, और जो कोर्ट तय करती है उतना मुआवजा देने से एम्प्लॉयर बच जाता है। Then the employer will be liable to pay compensation to extent his own negligence, not of the employee. एम्प्लॉय की नेग्लिजेंस के लिए वह जिम्मेवार नहीं होता है। इसीलिए प्रत्येक कर्मकार की यह जिम्मेवारी है कि वह काम करने से पहले सुरक्षा के सभी नियमों और उपनियमों को सावधानी पूर्वक परखे। इसीलिए hence the compensation amount may reduce, यदि दोनों की लाइबिलिटी आती है तो कंपनसेशन अमाउंट कम भी कर दी जाती है। ऐसे पास्ट में उच्च न्यायालय तक लोग गए, फिर भी ऐसे केस मिले हैं जिनमें कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस पाया गया और उनको दोनों को उसमें बांटा गया। क्योंकि यह वीडियो बहुत छोटा है इसलिए उनकी केस वाइड साइटेशन से बात नहीं करने। आपको यदि यह सब चीज देखनी है तो मेरी साइट वीके डायनामिक लीडरशिप पर यह जानकारी आपको पूरी मिल जाएगी। नेक्स्ट बात करते हैं ऑक्यूपेशनल डिसीज। कुछ केसेस ऐसे भी होते हैं जिनमें ना तो इंजरी हुई है, ना एक्सीडेंट हुआ है, ना डेथ हुई है, लेकिन उसकी ऑक्यूपेशनल डिजीज होगी, परमानेंटली वो डिसेबल्ड हो गया, तो उनका प्रावधान भी इस एक्ट में डाला गया है। अब क्या है? द वर्कमैन एम्प्लॉयड इन द एम्प्लॉयमेंट स्पेसिफाइड शेड्यूल 3, जो वर्कमैन कंपेंसेशन एक्ट का शेड्यूल 3 है, उसमें कुछ इंडस्ट्री डाली गई है। यदि उनमें डाला गया है, उनमें काम करता है और वहां उसको ऑक्यूपेशनल डिजीज हो जाती है जो पिक्यूलियर एम्प्लॉयमेंट के कारण ही होती है, जो जहां वर्किंग कंडीशंस हेल्दी नहीं होती हैं, तो वह कंपेंसेशन पाने का अधिकारी हो जाता है। अब ऑक्यूपेशनल डिजीज कहां कहां होती हैं? The occupational disease should be contracted while in the service of an employer in the specified employment. Schedule 3 divide the occupational disease in 3 parts. Schedule 3 में 3 पार्ट है, पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी। अब जो पार्ट ए और पार्ट बी है, the disease specified in part A, there is no qualifying period of employment. उनमें एम्प्लॉयमेंट का क्वालिफाई करने का कोई पीरियड नहीं है। In case of diseases specified in part B, the person should have been employed in this specified employment for a continuous period of not less than 6 months. जो पार्ट बी में है उनमें 6 महीने की कंडीशन है, पार्ट सी में 6 महीने की कंडीशन है, लेकिन जो पार्ट ए की डिजीज है उनमें 1 दिन की भी नहीं है। इसीलिए आपने देखा होगा कि जब कोई भी एम्प्लॉय रिक्रूट किया जाता है तो उसका मेडिकल हेल्थ चेकअप पूरा कराया जाता है, और यदि कोई मेडिकली अनफिट होता है तो उसको एम्प्लॉयमेंट देने से एम्प्लॉयर मना कर सकता है। इसीलिए हर एम्प्लॉयर की यह पूर्ण जिम्मेवारी है, जागरूकता की बात है कि वह अपने किसी भी एम्प्लॉय को काम पर लेने से पहले उसका मेडिकल हेल्थ चेकअप पूरा कर ले, और यदि वह मेडिकली फिट नहीं है तो उसको एम्प्लॉयमेंट में ना रखे। अब हम बात करते हैं वो डिजीज जो पार्ट सी में, शेड्यूल 3 के पार्ट सी में दी गई हैं। उनमें qualifying period is specified by the central government. The qualifying period is specified for disease figuring in part C schedule is given below. अब उनमें कौन कौन से हैं? नंबर 1, जो धूल से होने वाली हैं, जिनको पुनोमोशिनियस कहते हैं, उनमें 7 साल का, जो पेगासियोसिस उनमें 3 साल का, जो बायोसीरियसिस उनमें 7 साल का पीरियड होना जरूरी है, और नो क्वालिफाइंग पीरियड इज रिक्वायर्ड टू बी स्पेसिफाइड। तो इन चीजों में जो लगे हुए हैं उनके अतिरिक्त और चीजों में कोई क्वालिफाइंग होने की आवश्यकता नहीं है। तो आप एम्प्लॉयर हैं तो केयरफुल रहिए, मेडिकल हेल्थ चेकअप के बगैर मत रखिए और इन चीजों का ध्यान रखिए। आप चाहे इंडस्ट्री में है या सोप्स एंड कॉमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट में है, जहां भी यह एक्ट लागू होता है वहां एम्प्लॉयर की है पूर्ण जानकारी है कि वह एम्प्लॉय को काम पे लेने से पहले उसके स्वास्थ्य का पूर्ण परीक्षण करा ले।
अब बात करते हैं डिसेबलमेंट क्या क्या होता है। यदि किसी आदमी को घटना या दुर्घटना में डिसेबल्ड हो जाता है तो उसको कंपेंसेशन इस एक्ट के तहत दिया जाता है, जिसकी चर्चा हम कर चुके हैं। तो वो डिसेबलमेंट क्या है? डिसेबलमेंट मींस काम करने की अक्षमता क्या है? तो वह अक्षमता मींस रिडक्शन इन अर्निंग कैपेसिटी। आदमी की जो अपनी रोजगार की क्षमताएं हैं वह कम हो जाती हैं। इट में भी पार्शियल और टोटल डिसेबलमेंट। वह या तो पार्शियल हो सकती है, आंशिक हो सकती है, या पूर्णतः हो सकती है। अब जैसे पार्शियल डिसेबलमेंट है, यह टेम्परेरी पार्शियल डिसेबलमेंट है और परमानेंट पार्शियल डिसेबलमेंट है। किसी के हाथ में चोट लग गई, किसी के पैर में चोट लग गई, या किसी की बॉडी में और कोई चोट गई, या कोई जल गया, तो ये सब पार्शियल डिसेबलमेंट है। और ये टेम्परेरी भी हो सकते हैं और परमानेंट भी हो सकते हैं। किसी के हाथ में उंगली कट गई तो वह टेम्परेरी पार्शियल डिसेबलमेंट है, फुल डिसेबलमेंट नहीं है। उंगली कटना फुल डिसेबलमेंट में नहीं आता। वह एक टेबल है जिसमें सबके पार्ट की कीमत दी हुई है, जिनमें 100% है। जैसे दोनों हाथ कट जाना, दोनों पैर कट जाना, दोनों कान से सुनने की क्षमता चले जाना, दोनों आंखें चले जाना, और कुछ बीमारियां। और उन सब के अतिरिक्त ये सब पार्शियल में आती हैं। अब आता है टोटल डिसेबलमेंट। टोटल डिसेबलमेंट टेम्परेरी भी हो सकता है। हाथ में चोट लग गई, फ्रैक्चर हो गया, तो टोटल, जब तक वह फ्रैक्चर ठीक नहीं होता वह टोटल परमानेंट डिसेबलमेंट है। टोटल डिसेबलमेंट टेम्परेरी, सॉरी परमानेंट कह गया, टोटल टेम्परेरी डिसेबलमेंट। और एक ये है कि किसी को हाथ कट गया तो वह जुड़ नहीं सकता, कोई सुविधा हो नहीं सकती, तो वह टोटल परमानेंट डिसेबलमेंट हो गया। ऐसे बहुत सारे केसेज हैं जिनमें दोनों हाथ चले जाते हैं, दोनों पैर चले जाते हैं, और बहुत सारी चीजें हैं। कहीं कहीं आंखें चली जाती हैं, कहीं कान चले जाते हैं, कहीं कुछ बॉडी का जो पार्ट है वो पार्शियली चला जाता है। तो यह उस एक्ट में पूरी तरह दिया हुआ है। इस सब को जानने के लिए आपको मेरे जो वीके डायनेमिक लीडरशिप सेंटर है वो आपकी इस तरह की जानकारी करने के लिए पूरे वीक का एक ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाता है। आपको यदि अच्छा लगे तो वह अटेंड कीजिए और अपनी जानकारी को पूरा कीजिए। अब बात करते हैं कैलकुलेशन ऑफ कंपेंसेशन। और कंपेंसेशन केवल 4 केस में मिलता है। तो सबसे पहले आता है इन केस ऑफ डेथ। अब डेथ में कैलकुलेशन कैसे क्या होती है? 50% ऑफ मंथली वेजेस इनटू रिलीवेंट फैक्टर, जो एक्ट में दिया हुआ है, जिसमें एज और आपका लॉस का कैलकुलेशन करके वो फैक्टर काउंट होता है कि आपकी इंसिडेंट, एक्सीडेंट या डेथ के टाइम पर क्या एज है। और आपको उसमें तो 100% ही है, तो उसमें तो एज का फैक्टर आता है, और उस फैक्टर पे आपके उस एज के हिसाब से उस फैक्टर की गुणा की जाती है। तो 50% मंथली वेज इनटू रिलीवेंट फैक्टर, और आज वर्तमान में, कल ये बढ़ जाएगा, जब भी नए कोड लागू होंगे तो यह बड़ा हो जाएगा, और ₹1,20,000 विच एवर इज मोर। तो 1,20,000 बहुत नेग्लिजिबल केसों में आता है, हार्डली 1%, 2% में तो इससे अधिक ही आता है। तो यह एक बड़ी अमाउंट है। इसीलिए आप अपने यहाँ कोई भी इंजरी और इंसिडेंट, एक्सीडेंट या डेथ ना होने दें। सेफ्टी के रूल्स एंड रेगुलेशंस का पूरी तरह पालन कराएं। डेथ होना, किसी भी घर से किसी अर्निंग मेंबर को जाना या परमानेंट डिसेबलमेंट हो जाना, वो नेशनल लॉस भी है कि एक स्किल्ड मैन पावर हमारे सदैव के लिए या तो डिसेबल्ड हो गई या उसकी डेथ हो गई। दूसरा आता है परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट, क्योंकि इसमें आदमी जिंदा रहता है तो इसमें कंपनसेशन ज्यादा मिलता है। तो इसमें अमाउंट ऑफ कंपनसेशन इज इक्वल टू 60% ऑफ डेथ में 50% है, इसमें 60% है, इनटू रिलीवेंट फैक्टर, और मिनिमम इज 1,40,000 और विच एवर इज मोर वो मिलता है। तो इसमें हमेशा ज्यादा ही मिलता है। अब बात करते हैं हम तीसरा, परमानेंट पार्शियल डिसेबलमेंट। परमानेंट है और पार्शियल है। जैसे उंगली कट गई, वो परमानेंट है, ठीक नहीं हो सकती, जुड़ नहीं सकती, लेकिन पार्शियल है। उसमें द अमाउंट ऑफ कंपनसेशन इज इक्वल टू 60% ऑफ मंथली वेजेस इनटू रिलीवेंट फैक्टर। ठीक है, ये बिल्कुल आपको समझ में आना चाहिए। एक है टेम्परेरी। अब टेम्परेरी में एक तो सबसे बड़ी बात है कि जो टेम्परेरी पीरियड है उसमें 15 दिन के बाद 16 तारीख को और 1 तारीख को आपको कंपनसेशन
उसको पे करना है ऑन रिकॉर्ड, और वो भी 25% ऑफ मंथली वेजेज। अब जब आप 2 बार देंगे तो वो ऑटोमेटिकली 50% हो जाएगा। तो ये कैलकुलेशन ऑफ कंपनसेशन है। अब कंपनसेशन में यदि आपको वो रिलीवेंट फैक्टर समझना हो तो एक प्रोसेस है, उसको जानकारी के लिए फिर मैं आपसे निवेदन करूंगा कि जब तक आप कंप्लीट या तो एक्ट पढ़े या हम जैसे लोगों को बुलाकर उनकी अपनी जानकारी अपडेट करें या हमारे कोर्सेज को अटेंड करें। अब बात करते हैं व्हेन वेयर क्लेम एप्लीकेशन इज टू बी फिल्ड। यह क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, बहुत सारी फोरम्स में पूछा जाता है, इसलिए इसका उत्तर यहां आप स्पष्ट से सुनिए, आपके बहुत काम आएगा। इन केस ऑफ फेटल एक्सीडेंट, फेटल मींस जिस केस में डेथ हो गई, द डिजीज वर्कमैन आर एंटाइटल्ड टू फाइल क्लेम एप्लीकेशन बिफोर द कमिश्नर फॉर वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट। एक तो ये बात है। दूसरी, इन केस ऑफ नॉन फेटल, जिसमें डिसेबलमेंट हुआ, फेटल नहीं हुआ, द इंजर्ड वर्कर, उसमें तो डिपेंडेंट की बात की थी, उसमें डिपेंडेंट फाइल करेंगे, इसमें इंजर्ड वर्कर खुद फाइल करेगा क्योंकि डेथ तो हुई नहीं है, पहले केस में तो डेथ होगी तो वह है नहीं। तो इन केस ऑफ नॉन फेटल एक्सीडेंट, द इंजर्ड वर्कर हु सफर्ड पार्शियली और परमानेंट डिसेबलमेंट एंड लॉस्ट हिज अर्निंग कैपेसिटी कैन फाइल द एप्लीकेशन अंडर द एक्ट। उसमें क्या कंडीशन है? द एप्लीकेंट शैल फाइल द क्लेम बिफोर द कमिश्नर फॉर वर्कमैन कंपेंसेशन ऑफ एरिया, जिस एरिया में उसका वर्कमैन कंपेंसेशन कमिश्नर बैठता है वह लेबर डिपार्टमेंट का एक अधिकारी होता है, वह कम से कम असिस्टेंट लेबर कमिश्नर लेवल का अधिकारी होता है। वहां वह अपनी प्रार्थना पत्र या अपनी एप्लीकेशन लगा सकता है। वो क्या? 3 कंडीशन है। द एक्सीडेंट टू प्लेस विच रिजल्ट इन इंजरी, नंबर 1 तो उसमें यह क्लियर होना है, जिस एरिया में वो हुआ है वह जिसके पास होता है वहां वह फाइल कर सकता है। बहुत सारे लोग सीधे सेंट्रल लेबर कमिश्नर के पास एप्लीकेशन लगाते हैं, वह गलत है। नंबर 2, द वर्कमैन और इन केस ऑफ हिज डेथ द डिपेंडेंट क्लेमिंग द कंपनसेशन ऑर्डिनरी रिजाइड्स, जहां वो क्लेमेंट खुद या उसके परिवार के लोग रिजाइड करते हैं, परमानेंटली रहते हों। नंबर 3, द एम्प्लॉयर हैज द रजिस्टर्ड ऑफिस, जहां एम्प्लॉयर का रजिस्टर्ड ऑफिस हो वहां भी लगा सकते हैं। जैसे कुछ की काम पूरे भारत में करते हैं, रजिस्टर्ड ऑफिस बड़े महानगरों में दिल्ली है, मुंबई है, कलकत्ता है, चेन्नई है, इन सब जगह पर है, तो आप वहां लगा सकते हैं। तो यह है कौन लगा सकता है, कब लगा सकता है, कहां लगा सकता है, इसका उत्तर आपको स्पष्ट हुआ। अब हम बात करते हैं what is the limitation period to file an application। इसके लिए लिमिटेशन पीरियड क्या है, यदि किसी को जानकारी नहीं है, किसी ने बताया नहीं और किसी ने मदद की नहीं, तो ए क्लेम एप्लीकेशन शैल बी फाइल्ड विद इन 2 years, 2 साल का समय है सर, 2 साल के अंदर डेट ऑफ एक्सीडेंट से। हाउएवर द CWC may entertain the application after the limitation period, यदि कोई बड़ी घटना है और उसके घर में कोई नहीं था या कोर्ट में लीगल हायर बनने में टाइम लग गया, तो उसमें यह डिले कंडोन भी की जा सकती है बाय द पीरियड, बाय कंडोनिंग द डिले आफ्टर हियरिंग ऑफ पार्टीज, दोनों पार्टी को सुन करके ये डिले कंडोन भी की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वेदर एन एग्रीमेंट कैन बी मेड बिटवीन वर्कमैन एंड एम्प्लॉयर। यस, बड़ी सीधी सी बात है। बहुत सारे आज की डेट में जो प्रोग्रेसिव एम्प्लॉयर हैं वो इससे बहुत ज्यादा देते हैं, अपनी पॉलिसी बनाकर रखते हैं, अपनी HR पॉलिसी में या IR पॉलिसी में इससे ज्यादा कंपनसेशन देते हैं और वो पहले दिन ही दे देते हैं। इसीलिए कोई भी वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट से यदि कोई अधिक देता है तो यह एक्ट डिनाई नहीं करता। इसीलिए यस, ओनली नॉन फेटल केसेज ऑफ सच एग्रीमेंट शैल बी रजिस्टर्ड विद द कमिश्नर बाय द पार्टी एज पर सेक्शन 28 ऑफ दिस एक्ट। जहां डिस्प्यूट है वो सेक्शन 28 में आप कर सकते हैं। इन केस ऑफ मेमोरेंडम ऑफ बाय एनी एग्रीमेंट रजिस्टर्ड फॉर विच द रिक्वायर्ड बाय सेक्शन 28 इज सेंट टू बी, ये प्रोसेस है
लेकिन आप एग्रीमेंट कर सकते हैं। उसकी पूरी प्रोसेस को समझने के लिए आपको समय लगाना पड़ेगा, जिससे आपकी जानकारी पूर्ण हो जाए। अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं, हु आर द डिपेंडेंट्स ऑफ द डिजीज्ड वर्कमैन। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। यदि किसी की डेथ हो गई तो डिजीज वर्कमैन के मृतक कर्मकार के हायर्स कौन कौन होंगे, उसके डिपेंडेंट्स कौन कौन होंगे। डिपेंडेंट मीन्स द फॉलोइंग रिलेटिव्स ऑफ डिजीज वर्कमैन, नेमली नंबर 1 ए स्पाउस, यदि एक औरत है तो मर्द और मर्द है तो स्त्री। ए माइनर लेजिटिमेट और एडॉप्टेड सन, माइनर 25 साल से अधिक का नहीं, माइनर यहाँ 25 साल तक का माना गया है। ए अनमैरिड डॉटर, जब तक डॉटर की शादी नहीं हो जाती, और विडो मदर, जो विडो है उसकी विडोड की मदर भी इसमें डिपेंडेंट मानी गई है। नंबर 1, एक तो ये डेफिनेशन है। यदि ये सब नहीं है, इफ द होल डिपेंडेंट्स ऑन द अर्निंग ऑफ द वर्कमैन एट द टाइम ऑफ हिज डेथ, ए सन और डॉटर हु आर अटेंड द एज ऑफ 18 years एंड हु इज इनफर्म, जो मेडिकली इनफर्म है उनके लिए क्या, वो भी इसके डिपेंडेंट रहेंगे। नंबर 3 है, if wholly or part dependent on the earnings of the workman at the time of death। यह सबसे बड़ी डेफिनेशन है, इसमें बहुत सारे लोग आ जाते हैं। उसमें कौन कौन आते हैं? नंबर 1 ए स्पाउस, नंबर 2 ए पेरेंट्स अदर देन द विडोड मदर, वो पेरेंट्स जो विडो मदर के अलावा हैं। नंबर 3 माइनर लेजिटिमेट सन एंड अनमैरिड illegitimate daughter or daughter if the married under the minor or if widow or and the minor। नंबर 4 पर आता है माइनर ब्रदर, भाई भी आता है, और अनमैरिड सिस्टर भी आती है। सन और डॉटर नहीं, इसमें माइनर ब्रदर भी आता है, अनमैरिड सिस्टर भी आती है। ए विडो डॉटर इन लॉ, ए माइनर चाइल्ड of pre-deceased son, a minor child of a pre-deceased daughter where no parent of the child is alive, वह हो सकता है। तो यह बहुत बड़ी विस्तृत लिस्ट है जिससे आप उसके डिपेंडेंट को एप्लीकेशन फाइल कराने के लिए ला सकते हैं। ए पेरेंटल ग्रैंड पेरेंट, मतलब यदि माँ बाप भी नहीं है और कोई भी नहीं है, उसके दादा दादी जिंदा हैं, तो वो भी उसके डिपेंडेंट्स में काउंट होंगे। तो यह एक बड़ी विस्तृत परिभाषा है और इसमें कभी कभी समय लगता है, इसीलिए वह 2 साल का समय इसमें दिया गया है। अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, डिटर्मिनेशन ऑफ लॉस ऑफ अर्निंग कैपेसिटी, कि लॉस ऑफ अर्निंग कैपेसिटी की उसको कैसे काउंट किया जाता है। लॉस ऑफ अर्निंग कैपेसिटी हैज टू बी डिटरमाइंड बाय टेकिंग इनटू अकाउंट ऑफ डिमिन्यूशन और डिस्ट्रक्शन ऑफ फिजिकल कैपेसिटी। उसको ये दोनों कितने नुकसान हुए हैं, कितना डिस्ट्रक्शन हुआ, कितना डिमिन्यूशन हुआ, इन दोनों को लेकर के यह बात निश्चित की जाती है और उनके क्या क्या मेडिकल एविडेंसेज है। केवल कह देने से नहीं हो जाती, उनके मेडिकल एविडेंसेज क्या है, उसमें सीएमओ का सर्टिफिकेट लगाना, उसमें और बहुत सारी चीजों का अपना टेस्टिंग कराना, तो वो सारी रिपोर्ट लगाना। एंड देन इट हैज टू बी सीन टू व्हाट एक्सटेंट सच डिमिन्यूशन और डिस्ट्रक्शन शुड बी रीजनेबली बी टेकन टू हैव डिसेबल्ड the affected workman of his class ordinarily perform। उन चीजों का जो ऑर्डिनरी वे में लोग काम करते हैं उनका कितना रोल है उसको निश्चित करना। अब बहुत सारी चीजें हैं, यदि मैं कहूँ एक मैशन है जो हाथ से ही काम करता है तो उसकी तो 100% वही है, लेकिन कुछ काम ऐसे हैं जिनमें हाथ का रोल कम है।
आपका कुछ और एक हाथ से काम चल सकता है, तो वह उन चीजों पर निर्भर करता है। द मेडिकल एविडेंस एज टू फिजिकल कैपेसिटी is an important factor in the assessment of loss of earning capacity. In absence of medical evidence, जहां medical evidence नहीं दे पाते हैं लोग, by doctors examining the claimant on behalf of either side, it is difficult to measure the physical disability of the claimant and thus also diminution or otherwise of earning capacity. तो इसलिए इन दोनों चीजों को देखना, समझना बहुत आवश्यक है। ऐसे बहुत सारे केस मिलेंगे आपको कि जिन्होंने पहले कहा कि मेरी और है, बाद में कंपेंसेशन मिल जाने के बाद उनकी अर्निंग कैपेसिटी कुछ और है। तो ये ऐसे विषय हैं। कुछ कंपनियां ऐसी हैं कि जो सैलरी कम नहीं करती, तो वह उनको उनकी कैलकुलेशन की आवश्यकता नहीं रहती। तो इसके इफेक्ट बट के क्वेश्चन बहुत हैं, लेकिन समय के अभाव में इतना आपको समझना आवश्यक है कि इनको डिटर्मिनेशन के लिए मेडिकल डॉक्यूमेंट इन दो चीजों के, नंबर 1 डिमिन्यूशन और रेस्ट्रिक्शन ऑफ फिजिकल कैपेसिटी, इन दोनों के लगना आवश्यक है। अब हम बात करते हैं कि इसमें इंपॉर्टेंट फॉर्म्स कहां हैं, कौन कौन से हैं। फॉर्म ए जो डिपॉजिट ऑफ कंपनसेशन फॉर फैटल एक्सीडेंट, जहां डिस्प्यूट की संभावना रहती है वहां एम्प्लॉयर सीधा जाकर के जो वर्कमैन कंपनसेशन कमिश्नर है उसके ऑफिस में जमा करता है। फॉर्म ए है। तो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्म है वो मैंने कुछ लिस्ट बना के यहाँ लगा दिए हैं। फॉर्म ए, फॉर्म बी, फॉर्म सी, फॉर्म डी, फॉर्म एफ। तो इन सबको आप देखिए, तो यह सब एक्ट में आपको बहुत जानकारी के हिसाब से भर करके टाइम से जमा करना आवश्यक है। अदरवाइज इसमें पेनल्टीज और रेट ऑफ इंटरेस्ट दोनों बहुत अधिक है। आज के इस वीडियो में इतना ही। फिर आपसे आपकी जानकारी के लिए एक नया वीडियो लेकर फिर हाजिर होंगे। तब तक आप हमें लिखिए, अपने नए विषय हमें भेजिए, या आप इन पर अपने प्रश्न भेजिए, या तो हम आपके प्रश्नों का उत्तर इसी माध्यम से जो आप वीडियो देखते हैं उसके नीचे, या अलग से वीडियो बनाकर या ईमेल पर डाल सकते हैं। हम आपके प्रश्नों का उत्तर देकर आपकी इस लेबर लॉ की जानकारी की, जो श्रम कानून है, इनकी जानकारी बढ़ाने में हम आपके सहयोगी हैं। मैं और मेरी संस्था पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं कि हम भारत में लेबर लॉ की जानकारी अधिक से अधिकतम लोगों तक पहुंचाकर श्रमिक वर्ग को किसी भी उसके हित लाभ से वंचित होने से बचा सकें। धन्यवाद।